राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। ये जो मंत्री बने हैं आपके बेटे दीपक प्रकाश जी, इसका क्या पहले से प्लानिंग नहीं था? देखिए, युवाओं को तो आगे आना ही चाहिए ना। युवाओं में ज़्यादा एनर्जी होती है, काम करने की क्षमता होती है, तो स्वाभाविक रूप से उनको मौका मिलना चाहिए। जितना अधिक से अधिक युवा आएंगे उतना ही ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में काम होगा, विकास होगा। राजनीति में भी युवाओं को आना चाहिए। इस बात के हम पहले ही से समर्थक रहे हैं, तो इसलिए जब मौका मिला तो युवा को लाने की बात हुई। आजकल सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो बिहार सरकार में नई उम्र के लड़के 25 से 30 साल की उम्र के जो विधायक बने हैं उनको लेकर काफ़ी चर्चा बनी। और इन सब में सबसे ज़्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे दीपक प्रकाश की बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने हुए हैं। उन पे लोग तरह तरह का सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खूबी नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी शाह को दिखी जो कि सामान्य कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, ना तो वो विधायक बना, ना विधान परिषद का सदस्य। आखिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया गया? इसके पीछे सबसे ज़्यादा लॉजिक और चर्चा ये चल रही है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है कि जिस तरीके से मोदी और शाह राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर एहसान कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाएगी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में, और उनकी पत्नी विधायक बनी है, और उनके बेटे को मोदी शाह की रिकमेंडेशन पर, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग पर उनको मंत्री बनाया गया है। और दीपक प्रकाश पर एक आरोप और चल रहा है कि जिस तरीके से स्नेहलता कुशवाहा जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी और दीपक प्रकाश उसी क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के बूथ एजेंट बने हुए थे। इसके पीछे भी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जिस क्षेत्र से दीपक प्रकाश एक निर्दलीय प्रत्याशी के बूथ एजेंट बने, उसी जगह से, उसी क्षेत्र से उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा विधायक का चुनाव लड़ रही थी। इसके पीछे लोग ये कहते हैं कि वो एक डमी कैंडिडेट के रूप में उसको उतारा गया ताकि वो अन्य विपक्षी दल के नेता के वोट काट सके। जब 20 तारीख को एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री और 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, तो तभी से ये चर्चा आम हो गई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभुत्व, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने घटक दलों को किस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में युवा नेताओं और अन्य विधायकों को समाहित किया, उससे साफ पता चल रहा है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को या तो उनको मजबूर कर देगी कि वो भारतीय जनता पार्टी में समा जाएं या बर्बादी के रास्ते पे चल जाए। जैसा कि
सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई देखने के कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के नेता दीपक प्रकाश को नई सरकार में मंत्री पद पर बैठाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि दीपक प्रकाश ना तो विधायक हैं और ना विधान परिषद के सदस्य। अब इस चीज़ पर चर्चा आम हो गई है कि दीपक प्रकाश में ऐसी क्या काबिलियत थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्देश पे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा मेंबर बने हुए हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा इस बार चुनाव में विधायक बन के आई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय लोक मोर्चा में ही ये परिवारवाद दिखा, बल्कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी के परिवारों की सदस्यता जिस तरीके से सरकार में भी शामिल हैं, बिहार सरकार में भी शामिल हैं और उनको केंद्र में भी मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में और उनकी पत्नी, उनकी लड़की, उनकी समधन, उनकी बहू, यानी इन सभी को विधायक बनने का मौका मिला है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। इसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि हमारे नेताओं में काबिलियत है, इस वजह से वो अपनी काबिलियत से सब बन रहे हैं। कि 85 सीट लेकर जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पे है और 89 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर बनी हुई है। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, जब कैबिनेट का गठन होता है तो उसमें एक मंत्री को लेकर सब जगह चर्चा हो रही है। वो मंत्री हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लड़के दीपक प्रकाश के बारे में। दीपक प्रकाश ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक बने, बिना विधान परिषद के सदस्य बने, मोदी शाह की सिफारिश में उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, वो भी कैबिनेट मंत्रिमंडल में। इस बात को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। इस बात को लेकर जो उनके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो दिग्गज नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। साफ है कि पार्टी के उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो पार्टी की फिलहाल की जो गतिविधियां हैं उनसे नाराज़ हैं, वो ऐसे दल के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते हैं जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं से भी बिना सलाह मशवरा किए फैसले ले लिए जाते हैं। आपको मालूम है, इसके साथ साथ प्रमोद यादव, राजेश रंजन और बहुत सारे नेताओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी से अपना किनारा कर लिया है। साथ में ये भी समझ में आ गया कि एनडीए में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी सामने आ गई है, उसके अस्तित्व पर सवाल उठने लगा है। वैसे तो ये तो सभी को मालूम है कि किस तरीके से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का गठन हुआ था। आज से 9 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मनभेद और मतभेद होने की वजह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया। बाद में 2021 में एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आकर उन्होंने अपनी पार्टी का गठन, पार्टी को जेडीयू में विलय कर दिया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का गठन होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक दल बनते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसे दल बनाए जाते हैं जिसमें वो अपना राजनीतिक रसूख बनाए रखें। ना आप देखिए, भरोसा की बात नहीं, भरोसा तो आदमी करता ही है। हमारी पार्टी में 6 को हमने टिकट दिया तो एक ही मेरे परिवार से, एक उम्मीदवार मेरे परिवार से था, मेरी धर्मपत्नी थी, बाकी 5 का 5 तो दूसरे ही मेरे परिवार के लोग नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, भरोसा तो है ही, लेकिन आप एक नहीं अनेक उदाहरण है।
हमने 2015 में एनडीए गठबंधन में जितनी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था उसमें से एक मधुबनी के एक क्षेत्र हरलाखी से एक ऐसे व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया जिनकी जीत हुई, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद ही, शपथ ग्रहण के थोड़ा पहले ही दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि बेचारे उनका निधन हो गया। उसके बाद जिस व्यक्ति को हमने टिकट दिया उनका सुपुत्र, अब सुनेंगे तो उनको परेशानी होगी, लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो मैंने उंगली पकड़ कर राजनीति में उनको विधायक बनाने का काम किया। हम पूरे कैंपेन के दौरान घर घर खुद हम गए, उसकी छोटी बहन थी उसको लेकर गए, लोगों के बीच गए, किस तरह से चुनाव होता है हमने देखा। और जब वैसा आदमी भी नहीं रहता है दीपक जी, तो आदमी किस पर भरोसा करे। इसलिए हमने बहुत ही, आप कहिए कि हम जानते हुए हमने किया है, लोग आलोचना करेंगे। आपने कहा कि पार्टी और एनडीए दोनों की सहमति के आधार पर यह फैसला हुआ। अब पार्टी की तो असहमति कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की है, और एनडीए में सहमति क्या है? एनडीए में तो आप नेता हैं, आप जिसका नाम प्रस्तावित करेंगे वही मंत्री बनेगा। देखिए, पार्टी में देखिए फोरम होता है ना, अब किस फोरम पर कौन सा डिसीजन लेना है, ऐसा थोड़े है कि पार्टी से जुड़े हुए तो लाखों कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी होते हैं, तो लाखों व्यक्ति को बैठाकर थोड़े कोई डिसीजन होता है। अब उस तरह से कोई व्यक्ति इधर उधर कोई बोल रहा होगा, लेकिन जो उचित फोरम है उस फोरम पर जहाँ डिसीजन लेना था हमने लिया है, वहाँ सर्वसम्मति है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 100% सब लोगों की सहमति से, आम सहमति से यह डिसीजन हुआ है। आपने कहा आम सहमति से डिसीजन हुआ है, लेकिन कभी आपके मन में ख्याल आया कि दीपक प्रकाश जो एमएलसी भी नहीं है, जो एमएलए भी नहीं है, अगर मैं उनको मंत्री बनाऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे, ये राजनीति में और पब्लिक परसेप्शन में बड़ी समस्या होती है। और मैं जितना आपको जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि आपने जरूर एक ना एक बार तो सोचा होगा कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, हम तो बता रहे हैं ना कि लोग आज जो कुछ आलोचना कर रहे हैं, हम 100% इस बात से अवेयर थे कि कुछ लोग ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं कि अनजाने इस तरह के लोग बोल रहे हैं जिसके बारे में मुझको अंदेशा नहीं था। 100% मुझको अंदेशा था कुछ लोग ऐसा करेंगे, लोग कर रहे हैं, तो जानते हुए हमने किया है। लेकिन दीपक जी, चाहे आदमी का व्यक्तिगत जीवन हो, आपका भी जीवन है, या सार्वजनिक जीवन, उसमें हमेशा अगर आप यह सोचकर कोई काम कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो हैं, कुछ तो कहेंगे, लोग क्या कहेंगे यह ध्यान में रखकर आप डिसीजन लीजिएगा, तो मुझको लगता है कि कई बार डिसीजन आप नहीं ले पाइएगा। जब भी कभी इस तरह का मोड़ आपके जीवन में आए तब तो ठीक है, सुनना चाहिए सब लोगों की बात, और फिर उसमें क्या उचित है नहीं उचित है, जो तत्काल परिस्थिति आपके सामने है, भविष्य की जो परिस्थिति आने वाली है, उसको ध्यान में रखकर, सारी बातों को ध्यान में रखकर आदमी डिसीजन ले। सार्वजनिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, जो आलोचना करने वाले लोग हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूं। आलोचना की भी जगह है, कई बार आलोचना भी लोगों को सीख दे जाती है, तो हम इन चीज़ों से सीखते हैं।